न कर दे, और ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की संसद को हटा करके कंपनी का राज न स्थापित कर दे। ये डर ब्रिटिश संसद को खाया जाने लगा, और जब ये डर ब्रिटिश संसद को खाया जाने लगा तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने हेतु सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, इस एक्ट का काफी महत्व है। इस एक्ट का काफी महत्व इस वजह से है क्योंकि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित यह प्रथम एक्ट था जिसके तहत कंपनी पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित ब्रिटिश संसद ने किया। या यूं कहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लाया, अब इसके बाद ब्रिटिश संसद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो इसके बाद से लगातार कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए समय समय पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, तो जो ब्रिटिश संसद था वो कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ये सब एक्ट लाया। और ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो वही ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस बीच में जो भी एक्ट है सब एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा ही लाया गया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सब एक्ट के बनाया? ब्रिटिश संसद के बनाया, ब्रिटिश। बात समझ में आया? इतना बात समझ में आ गया ना? अब इसे आगे बढ़े ना। अब हर एक्ट की कुछ ना कुछ प्रमुख विशेषता है। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषता है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषता है, 1813 के चार्टर एक्ट की कुछ विशेषता है, फिर जो है आपको 1909 के भारत शासन अधिनियम की कुछ विशेषता है। अब इन एक्टों की क्या विशेषता है, उस विशेषता को हमें समझना है, और यह विशेषता ही आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावे आपको भारत के संविधान पर अगर हम देखें तो भारत के संविधान पर इन एक्टों का प्रभाव है। इन एक्टों का, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, इन एक्टों का प्रभाव भारत के संविधान पर है। और भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है ना हो, और 395 अनुच्छेद में से 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इन एक्टों का प्रभाव ना है, हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रश्न पूछा जाता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान यहीं से लिए गए हैं, समझ गए? तो यहां तक जो है ना,
एगो बात आप हमको बताइए, एगो दूगो बात आप हमको बताइए। पलासी का युद्ध कब हुआ नहीं जानते? आए 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1700। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1700। और यहां पर इलाहाबाद की संधि ने ही कंपनी को भारत में दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार दिया। भारत में दीवानी यानी कर वसूलने, ये बात यहां पे याद रखना है, ठीक है। कौन संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 1765 में दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार? इलाहाबाद की। और कब से क्वेश्चन कहां बोले? कब से? अरे सुनिए ना, हो तोरी का पूरा क्वेश्चन हम बोले नहीं। कब से अंग्रेजी कंपनी को निजामती अधिकार यानी शासन प्रशासन करने का निकाल? 1700। तो 1771 में अब अंग्रेजी कंपनी पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बनी कि नहीं बनी? अच्छा, अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम कब और कौन एक्ट पारित किया? 1773 और तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रण में रखने हेतु सर्वप्रथम कब एक्ट पारित किया? 1773। और कौन एक्ट पारित किया? रेगुलेटिंग। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन एक्ट है? 1935। बात क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर एक चीज देखिए, बचपन से लेकर आज तक हम लोग सुनते आए हैं, अंग्रेजों का भारत पर शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा। कितना वर्षों तक? 200 वर्ष। अंग्रेज का जो शासन रहा है 1757 से 1947, 190 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 190 वर्ष। और जानते हैं, अंग्रेज भारत में शासन दो रूप में किया। जैसे इसको ऐसे समझिए, इसको इस बात के आधार पर समझ, जैसे आप दो पार्टनर हैं, दो गो लोग मिल के रूम लिए हैं, रहते हैं, तो एगो नियम बना लेते हैं कि सुबह में खाना हम बना देंगे और रात में तुम बना देना। ऐसा नियम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? या फिर ये भी नियम बना लेते हैं, बर्तन तुम धो देना और खाना हम बना देंगे। ये भी नियम बना लेते हैं। अच्छा, पहला वाला एग्जांपल समझ में आ गया ना? तो आधा तुम बनाओ आधा हम बनाए, ये बात है ना? हो ये तो ठीक है। अब वैसे ही जब अंग्रेज का शासन 200 बरस रहा, तो अंग्रेज दो रूप में शासन किया। जैसे आप सुबह में आप, शाम में कोई और, यानी वो आपका पार्टनर बनाता, वैसे ही अंग्रेजों का शासन भारत में दो रूप में रहा। अंग्रेजों ने इस अवधि के दौरान शासन किया। 1757 से 1857 तक भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा। किसका शासन रहा? कंपनी का शासन। और 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। ब्रिटिश क्राउन का शासन। किसका शासन रहा? ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। तो अब देखिएगा, 1757 से 1857 तक अंग्रेजी कंपनी का शासन और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो अब कंपनी के शासन के दौरान जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1793 का चार्टर एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, 1853 का चार्टर एक्ट हो गया। ये सब कंपनी के शासन के दौरान पारित हुए। वही ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान जो है आपको 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का, 1935 का और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा, देखिए एगो चीज और याद करवाते हैं। अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा, क्या हुआ है, काहे धकेल रहे हैं?
तो पैर बाहर कर लीजिए ना, आप अपना पैर बाहर कर लीजिए, पैर आप लोग थोड़ा सा पैर बाहर कर लीजिए आप। ये बैठ गई है नहीं, यही धकेलती होगी, ये बदमाश है, बहुत बदमाश है, बदमाश कंपनी है वो। अच्छी है, अच्छी है। आए तो चलिए सुनिए, आए हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। एक चीज तो ये प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है कि कंपनी के शासन के दौरान कौन अधिनियम पारित हुआ है, क्राउन के शासन के दौरान कौन अधिनियम पारित हुआ है, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने योग्य प्रश्न है। तो कंपनी के शासन के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट, और क्राउन के शासन के दौरान 1858 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से 1947 का भारतीय स्वतंत्रता 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बात क्लियर है? अब देखिएगा, अब जो है विशेषता देखते हैं। अब इन एक्टों का हम लोग क्या देखते हैं? विशेषता। विशेषता 1773 में जो एक्ट पारित हुआ, इस एक्ट को हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, गौर कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा होगा और बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। तो इस एक्ट का पहला प्रावधान यह था कि बंगाल का गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करके उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। अब आपके मन में यहां पर प्रश्न आना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर कब आ गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ था ना हो, और पलासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई थी ना, तो अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर का पद लाया। तो बंगाल के गवर्नर का पद 1757 के पलासी युद्ध से आया था। बंगाल के गवर्नर का पद 1757 के पलासी युद्ध से आया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसके कार्य अधिकार शक्ति में भी क्या कर दिया गया? इजाफा। क्या कर दिया गया? इजाफा। एक बात ये, और इस एक्ट के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स है। दूसरा, इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। कहां? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ। 1774। और इस सुप्रीम कोर्ट में 4 गो न्यायाधीश था। क्या गो न्यायाधीश? 4 गो। एगो मुख्य न्यायाधीश, 3 गो अन्य न्यायाधीश। जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। अब देखिएगा, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अधिकार दे दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ जानते हैं? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार दे दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भी असीमित अधिकार दिया गया। दोनों का सीमा रेखा निर्धारित नहीं किया गया। दोनों का सीमा रेखा निर्धारित नहीं किया गया कि आपकी यहां तक सीमा है और आपकी यहां तक सीमा है, निर्धारित नहीं किया गया। जब दोनों की सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के काम में हस्तक्षेप कर देता था और गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के काम में हस्तक्षेप कर देता था। तो दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने लगा।
और जब दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने लगा तो फिर विवाद होने लगा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में कंपनी के शासन को बेहतर बनाना। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इस कंपनी का उद्देश्य था, इस एक्ट का उद्देश्य था, इस एक्ट का प्रयास था कि भारत में शासन को क्या बनाना है, बेहतर बनाना। भारत में शासन को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है। लेकिन कहा नहीं जाता है, चौबा गया छक्का बनने, बन के आ गया दुक्का। मतलब गए बेहतर करने कुछ गलत करके आ गए, समझ गए बेहतर करने कुछ गलत करके आ गए। तो वही चीज हुआ। इस एक्ट में प्रयास किया गया शासन को बेहतर बनाने का, लेकिन इसमें भूल यह हो गया कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया, जिस वजह से दोनों में विवाद होने लगा, आपस में लड़ाई झगड़ा सब चीज होने लगा, मारपीट सब चीज होने लगा। यही कारण है कि कुछ विद्वान इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा देते हैं। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कुछ विद्वान प्रयास और भूल की संज्ञा देते हैं, यानी कहते हैं कि इस एक्ट के तहत तो जो यह प्रयास किया गया कि शासन को बेहतर बनाना है, लेकिन इसमें भूल हो गई, जिस कारण गवर्नर जनरल और कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ने झगड़ने लगा। तो इसी एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। तो इस एक्ट में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस एक्ट में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, इस एक्ट में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया है? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति को डिफाइन किया गया, गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति को डिफाइन किया गया। मतलब कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का सीमांकन किया गया, गवर्नर जनरल का सीमांकन किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। इसके अलावे इस एक्ट की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। इस एक्ट के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, आपको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। इसके बाद इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनके परिषद में 4 सदस्यों को लाकर एक सरकार का गठन किया गया। गवर्नर जनरल और 4 सदस्य सबको मिलाकर एक सरकार का गठन किया गया, जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत में शासन प्रशासन को देखता। इसके अलावे इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी है, वह भारतीयों से उपहार या रिश्वत नहीं लेगा। जो कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी है, वह भारतीयों से उपहार यानी रिश्वत नहीं लेगा, उपहार या रिश्वत नहीं लेगा। और यह जो एक्ट पारित हुआ था, इस एक्ट के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम ऑफ इंग्लैंड थे, वे थे आपको लॉर्ड नॉर्थ। पीएम ऑफ इंग्लैंड कौन थे? आपको लॉर्ड नॉर्थ थे। देखिए, यह प्रथम एक्ट है, इसी वजह से इसके पारित होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ये कुछ प्रमुख विशेषता थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के 11 वर्षों के बाद
ब्रिटिश संसद ने एक अन्य एक्ट लाया 1784 में। ब्रिटिश संसद ने 1784 में जो एक अन्य एक्ट लाया, इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। अब इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट इस वजह से कहा गया क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और विलियम पिट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और विलियम पिट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। इसी वजह से इस एक्ट को क्या कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए, पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने, पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने पद छोड़ दिया। पद क्या किया? छोड़ दिया। पद क्या किया? छोड़ दिया। दूसरी बात, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने पूर्णतः ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी को थोड़ा बहुत नियंत्रण में लिया था। कंपनी को थोड़ा बहुत नियंत्रण में लिया था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूरा, पूर्णतः। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, जैसे अगर रिंग सेरेमनी हो गया जिस लड़की के साथ आपका, उस पर लगभग आपका आधा अधिकार हो गया, और जैसे ही सिंदूरदान हो गया पूरा अधिकार हो गया। तो 1773 के तहत कंपनी का रिंग सेरेमनी हुआ और 1784 में सिंदूरदान कंपनी का हो गया। समझ गए? अब तो समझिए गए हो, एकदम अपने स्तर पर तो पूरा समझते हैं। चलिए, तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर, यहां पे भारत का संसद नहीं समझ रहे हैं, ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए लंदन में दो संस्था स्थापित किया गया। एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला को। क्योंकि कंपनी, आप याद कीजिए, कंपनी व्यापारी के कंपनी न था हो, अब बाद में जाकर ना राजनीतिक बना। एगो बात बताइए यहां पे, एगो बात सुनिए यहां पे, बताइए नहीं, सुनिए। जब से अंग्रेज भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया, अंग्रेज भारत में व्यापार करना प्रारंभ 1608-9 से कर दिया था। अंग्रेज भारत में व्यापार करना प्रारंभ कब से कर दिया था? 1608-9। और अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी। जब 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी तो उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया था। उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन 1600 ईस्वी में ही हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था। तो व्यापार पर तो शुरू से व्यापार के ऊपर नियंत्रण शुरू से था, लेकिन जब राजनीतिक कंपनी बन गई तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। तो यहां पे देखिएगा, कुछ बुक लिखता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का गठन किया गया, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर यह होगा और सही बात यह है, कंपनी की स्थापना के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ? नहीं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर।
तो ई काम करके, ये दोनों संस्था कहां था जानते हैं? लंदन में। ये दोनों संस्था कहां था? लंदन में। तो लंदन में ये दोनों संस्था था और यही दोनों संस्था के माध्यम से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद अंग्रेज जो भारत को जीता है, अंग्रेज जो भारत को जीता है, क्या अंग्रेज को भारत में युद्ध नहीं लड़ना पड़ा है? हाय, अगर अंग्रेज को भारत में युद्ध नहीं लड़ना पड़ा तो आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, आंग्ल मराठा युद्ध क्या है, आंग्ल सिख युद्ध क्या है? हाय हाय, तो यहां पर आप सुनिएगा, अंग्रेज जब भारत को अपने अधीन करना चाहता था तो अंग्रेजों को भारतीय शासकों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। अलग अलग शासकों के साथ युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीता और युद्ध को जीतकर अपने साम्राज्य में अंग्रेजी कंपनी ने मिलाने का काम किया और अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र जीते गए थे उस क्षेत्र को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का दर्जा सुनिएगा एक बार फिर से। अंग्रेज जो भारतीय क्षेत्र को जीते थे, उसको जीतने के लिए अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध के माध्यम से जो अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों को जीता, उन क्षेत्रों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है आपको अंग्रेजों के द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसके बाद इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया और कहा गया आप जो कह दीजिएगा वही होगा, आप जो कह दीजिएगा वही होगा। जैसे परिवार में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार पिताजी के पास होता है क्योंकि वो कमाते हैं। उनका मन हुआ आपका पैसा रोक देने का, आपका पैसा रोक देंगे। अगर वो आपका पैसा रोकिए देंगे तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा? बाप है आपका, वो क्या उखाड़ लीजिएगा? कुछ कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। तो मतलब पिताजी को विशेषाधिकार घर में हुआ कि नहीं हुआ? पिताजी आपका दाना पानी खाना पीना सब बंद कर सकते हैं ना? पैसे नहीं देंगे तो खाइएगा कहां? हवा पी के थोड़े रहिएगा। तो पिताजी को विशेषाधिकार है ना हो, हाँ या ना? आप अपने स्तर पर इस चीज को समझे। उसी प्रकार से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुआ? 1786। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो संशोधन 1786 में हुआ, 1786 के एक्ट को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 1786 के एक्ट को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। और ये जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, इस 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। क्या दिया गया? विशेषाधिकार। और गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया मतलब बीटो का अधिकार दिया गया। बीटो लेटिन भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? लेटिन। और बीटो का अर्थ होता है रोकना। बीटो का क्या अर्थ होता है? रोकना। विशेषाधिकार कहिए, बीटो कहिए, सब एक है। बीटो लेटिन भाषा का शब्द है, मतलब रोकना। जैसे पिताजी आपके पैसा रोक दिए, दाना पानी खाना पीना रोक दिए, सब चीज कहे ना ये निकम्मा हो गया, नालायक हो गया, 5 साल से पटना में है लेकिन एको गो रिजल्ट नहीं हुआ, इसको पैसा देने से कोई अच्छा नहीं होने जा रहा है, ठीक है।
तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि आप किसी भी चीज को रोक करके रख सकते हैं, आपको सब अधिकार, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आपको देना है पैसा दे दीजिए, आपको नहीं देना है नहीं दीजिए, ठीक है, ये वाला बात हो गया। तो ये चीज हो गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के लगभग 9 वर्षों के बाद, लगभग 9 वर्षों के बाद 1793 में एक एक्ट आया जिसे 1793 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट की हम बात करें तो इस एक्ट की कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन इस एक्ट की विशेषता है, इस एक्ट के माध्यम से ही पहली बार कंपनी के एकाधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। कैसे व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया? तो इस एक्ट में कहा गया कि जो अंग्रेजी कंपनी है उसको अगले 20 वर्ष तक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त रहेगा। हो सकता है अगले 20 वर्ष के बाद उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दे। व्यापारिक एकाधिकार आपको समझाएं कि नहीं समझाएं? समझाए है नो। एकाधिकार कितना शब्द से बना है? 2 शब्द से बना है नो। एक प्लस अधिकार, यानी एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति को जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? एक कंपनी या एक ही व्यक्ति को जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ कौन कंपनी को था? हाय, मतलब भारत में व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी ना हो। और उसके व्यापारिक एकाधिकार पर पहली बार अंकुश लगाने का प्रयास 1793 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया और कहा गया कि अगले 20 वर्ष तक ही कंपनी व्यापार कर सकता। हो सकता है इसके बाद जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार हम क्या करें? छीन ले, समाप्त कर दे। ठीक है। अब दूसरी बात इस एक्ट में यह कहा गया कि भारत में जो कंपनी के अधीन अधिकारी कर्मचारी है उसको तो भारतीय राजस्व से वेतन दे दिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में भी जो कंपनी के अधीन अधिकारी कर्मचारी है उसको भी वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। उसको भी वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। यानी कंपनी का जो भारत में इनकम है, देखिए जब कंपनी भारत में था तो कंपनी तो भारत में सब चीज कर ही रहा था, ब्रिटेन में भी सब चीज कर रहा था, तो कंपनी को इनकम ब्रिटेनों से हो रहा था, कंपनी को इनकम भारतों से हो रहा था। तो कंपनी अपने भारत के भीतर के कर्मचारी को वेतन भारतीय राजस्व से देता था और ब्रिटेन के कर्मचारी को वेतन ब्रिटेन के राजस्व से देता था। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया कहीं भी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हो उसको वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। तो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया। 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो अब हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा कहते कहते आप लोग भी नींद का मजा लेने लगते हैं। चलिए तो आइए अब याद करते हैं। चलिए इधर आइए, मुंह में लड्डू लेके नहीं बैठिए, बोलिए। हाँ बोलिए। लड़की लोग आप लोग को पर्सनल नहीं बोलना पड़े, आप लोग भी बोलिए। लड़का लड़की का अब कटअप एक ही रहता है, एक ही रहता है। अगली बार एक हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, एकदम 78 कटअप को निर्धारित कर दी।
चलिए सुनिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? 1700। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? प्रयास और भूल की संज्ञा। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या किया गया? गवर्नर। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन। अच्छा, कौन एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? 1773 के। अच्छा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1700। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कौन एक्ट के तहत किया गया? कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक किस अधिनियम के तहत? 1773 के। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? एक्ट ऑफ। कब लाया गया? कब लाया गया? 1700। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इस एक्ट के पारित होने का विरोध करते हुए कौन बंगाल के गवर्नर जनरल पद से त्यागपत्र देकर लंदन चला गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने का विरोध करते हुए कौन गवर्नर जनरल पद से त्याग? वारेन। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित? 1784 का पिट्स। 1784 का पिट्स। अच्छा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये दोनों संस्था स्थापित हुआ या कोई एक? कोई एक ना हो। कौन स्थापित हुआ? बोर्ड ऑफ। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन मामला को देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, एक बात बता, कौन एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा? हाँ, अंग्रेजी कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। आगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुआ? 1786। 1786 में जो संशोधन हुआ है उस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1786। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया? विशेषाधिकार या वीटो का? विशेषाधिकार या वीटो का अधिकार। समझ गए? वीटो कौन भाषा का शब्द? वीटो कौन भाषा का शब्द? वीटो का शाब्दिक अर्थ, वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, कौन एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास? 1700। इस एक्ट में क्या कहा गया था कि अगले 20 वर्षों तक ही कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त? किस एक्ट के तहत? आगे किस एक्ट के तहत यह कहा गया कि कंपनी के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी है उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे? 1793। 1700। आगे बढ़ जाए ना। अब देखिएगा 1793 है। देखिए इसको क्या हुआ? हाय तोरी के प्यास लग गया है। मिठाई, मिठाई खिला दीजिए तो उसको। मिठाई क्या किए? जानते हैं मेरा जो स्टाफ सब मिठाई खाने में भूप है। जैसे कोई मिठाई लेके आता है, यानी जिस टाइम में रिजल्ट आया था उस टाइम में डेली 5 किलो 6 किलो मिठाई, हम जबकि मना किए फिर भी आ जाता है लेकर के, ठीक है, सब खा जाता है। हम वहां से निकले 15 मिनट में मिठाई गायब। सबसे ज्यादा यही खाता है, जिसको आप लोग भोला कहते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मिठाई खाता है, मिठाई खाने में महारत हासिल किए हुए।
और आपको पता है 15 को रोटी खाता है एक बार में। चलिए अब शांत रहिए। देखिए देखिए आंख बकाने लगे तुरंत। है महाराज, एक तो सेना वाला ड्रेस पहने हुए हैं। सेना कितना अनुशासित रहता है पता है आपको? 5 घंटा उनको अगर उनका सीनियर बोल दिया एक पैर पे खड़ा रहने का, तो 5 घंटा वो खड़ा रहेगा। ऐसे खड़ा रहेगा, वो गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन खड़े रहेगा। समझे? सेना का अपमान कर रहा है वो लड़का। है सुनिए, अब आइए यहां। अब ठीक हो गए ना? है 1793 के चार्टर एक्ट के पारित होने के 20 वर्षों के बाद, 1793 के चार्टर एक्ट के पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ है जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट की बहुत विशेषता है। 1813 के चार्टर एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसको समझिएगा। देखिए, इससे पहले तक ब्रिटिश कंपनी को यह अधिकार था कि सिर्फ वही व्यापार करेगा, लेकिन इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार करबे करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटेन में जितनी कंपनियां हैं सब भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन में जितनी कंपनियां हैं, यानी ब्रिटेन की सभी कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है, भारत के साथ व्यापार कर सकती है। और यहीं पर नहीं रुक गया, बल्कि आगे बढ़कर के यह भी कहा कि ब्रिटेन की कंपनी ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के सभी लोग, सभी नागरिक को भी यह अधिकार है कि वह भारत के साथ व्यापार कर सकती है। मतलब भारत का दरवाजा सभी के लिए व्यापार हेतु खोल दिया गया। भारत का दरवाजा सभी के लिए व्यापार हेतु खोल दिया गया। सब आइए व्यापार कीजिए भारत में। ब्रिटेन में जितना कंपनी है सब आइए, ब्रिटेन में जितना लोग है सब आइए, सब आइए व्यापार कीजिए। कंपनियों व्यापार करेगा, सब आइए, सब व्यापार कीजिए। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया। आंशिक तौर पर समाप्त किया गया, पूर्णतः नहीं बल्कि आंशिक तौर पर। आंशिक तौर पर पूर्णतः और आंशिक, पूर्णतः और आंशिक में अंतर होता। हमको लगता है समझाने की जरूरत न है, इतना तो आप समझते होंगे, इतना निश्चित समझते होंगे। अब समझिएगा, इस एक्ट में कहा गया एकाधिकार समाप्त कर रहे हैं कंपनी का, और ब्रिटेन के सभी कंपनी और लोगों के लिए भारत के व्यापार का मार्ग खोल दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन पर एकाधिकार प्राप्त रहेगा। मतलब
अभी भी चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी ही करेगा, और पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापार कंपनी ही करेगा। अभी भी चाय का व्यापार पूरे भारतवर्ष में सिर्फ कंपनी करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। चाय को छोड़कर अन्य व्यापार कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही करेगा। तो ये दो क्षेत्र को छोड़कर बाद बाकी समस्त व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, लेकिन ये दो क्षेत्र इस एक्ट के पारित होने के बाद भी कंपनी को प्राप्त रहा। इसी वजह से आंशिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है। ऑप्शन में क्वेश्चन में ना आंशिक था ना पूर्णतः था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ऑप्शन में 1813 और 1833 दोनों था, 1813 और 1833 दोनों था। इसका आंसर 1813 होगा। क्या होगा? 1813 क्यों होगा आप कहिएगा? तो क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन यह कहता है कि आंशिक तौर पर, क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आंशिक तौर पर बात करता है। और देखिए सिर्फ भारत में, भारत के संदर्भ में पूछा गया है। भारत के संदर्भ में तो सब खत्म ही हो गया था, सिर्फ बाकी क्या था? चाय न, उसके अलावा कुछ था जी? उसके अलावा तो सब चीज समाप्त कर दिया गया था। अगर बोर्ड को 1833 मारना रहता, 1833 मानना रहता, तो बोर्ड पूर्णता शब्द का प्रयोग अपने क्वेश्चन में निश्चित तौर पर करता। पॉलिटी के घटना चक्र को देखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पहले किसी पीसीएस का। घटना चक्र कभी इसका उत्तर 1813 देता है, कभी 1833 देता है। तो 1813 इसका सही उत्तर होगा। अब कहिएगा क्यों 1813 इसका सही उत्तर होगा? तो जो क्वेश्चन आया था, विद्यार्थी सब मिलाया, हमसे मार्किंग किया, हमारे आंसर से मार्किंग किया, 1813 को मानकर अपना मूल्यांकन किया, तो एकदम उसको जितना आ रहा था 172 आ रहा था, तो 172 आया है। तो ये सब आधार हम आपको बता रहे हैं। 1813 उत्तर होगा उसका, 1813 पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा 1813। तो ये चीज है। इसके बाद आपको कंपनी को यह भी दिशा निर्देश दिया गया इस एक्ट के तहत कि कंपनी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करे। तो व्यापार है, और साथ ही साथ जो है इस एक्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को पूरा छूट दिया गया। कहा आपको जैसे करना है, जिस रूप में करना आप कीजिए प्रचार प्रसार, कोई दिक्कत ना है। तो ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने यह देखा कि कंपनी जो व्यापार कर रही है, राजनीति कर रही है, शासन प्रशासन कर रही है, तो बहुत अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त करना होता है, और जो अधिकारी कर्मचारी ब्रिटेन से आते हैं वो ज्यादा वेतन लेता है, लेकिन भारत के लोग कम वेतन में ही काम कर देते हैं। तो कंपनी को यह दिशा निर्देश दिया गया कि कंपनी भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करे, 1 लाख रुपया खर्च करे और भारतीय को शिक्षित करे। और दिशा निर्देश दे इतना ही शिक्षित कीजिए जितना पर कंपनी का काम चल सकता है। ज्यादा विद्वान बनाइएगा ना तो फिर आप ही के साथ विश्वासघात होगा। तो कंपनी को दिशा निर्देश दिया गया था इतना ही उसको विद्वान बनाइए जितना पे कंपनी का काम चल सकता है, उससे ज्यादा विद्वान नहीं बनाना है। तो इसी वजह से कम खर्चा। एगो बात हमेशा दिमाग से याद रखिएगा, अंग्रेज कोई भी काम अपने फायदा के लिए करता था।
अंग्रेज कोई भी काम अपने फायदा के लिए करता था, चाहे भारत में शिक्षा का विकास हो, प्रेस का विकास हो, या अन्य रेलवे का विकास हो, या कुछ भी हो, सब चीज अपने फायदा के लिए अंग्रेज किया है। तो ये तमाम प्रकार की बातें 1813 के चार्टर एक्ट की है। 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1833 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ, जिसे 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषता है। 1833 के चार्टर एक्ट की पहली विशेषता यह है कि अब कंपनी से चाय और चीन के व्यापारी के एकाधिकार भी छीन लिए गए। यानी अब कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी को कहा गया कि अब आपको व्यापार नहीं करना है। आधिकारिक तौर पर गौर कीजिएगा, यहां पर आधिकारिक तौर पर अब आपको व्यापार नहीं करना है। तो कंपनी कहा आधिकारिक तौर पर हमको व्यापार नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? मुंह देखेंगे सबका। तो ब्रिटिश संसद कहा उसको कि अब आप भारत के शासन प्रशासन को देखिए, भारत में शासन चलाइए आप। तो कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत शासन करने का अधिकार दिया गया। यानी अब जो कंपनी पहले व्यापारिक थी, बाद में राजनीतिक हुआ, उसको अब पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बनाकर छोड़ दिया गया। पहले व्यापारिक था, बाद में राजनीतिक हुआ, और फिर दोनों हुआ, और फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ही बना के छोड़ दिया गया। तो कंपनी के हाथ में शासन प्रशासन दे दिया गया और कंपनी को पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बना दिया गया। कंपनी को पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बना दिया गया और कंपनी अब भारत में शासन प्रशासन को देखना प्रारंभ कर दी। इसके बाद इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 में बना था, तब से लेकर आज तक वही पद विद्यमान था। 1833 आते आते भारत के बहुत सारे क्षेत्र को कंपनी जीत चुका था। गौर कीजिएगा, यहां पर सुनिएगा। सबसे पहले कंपनी क्या किया जानते हैं? जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, लड़का के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लड़का बैठे हुए हैं, किसी लड़की को देखे, सोचे कि थोड़ा सा जगह दे देते हैं। लड़का थोड़ा दयालु होता है, थोड़ा सा बैठने के लिए खड़ी है लड़की, थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दे दिए। और लड़की थोड़ा अपस्वार्थी होती है, थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दीजिएगा, धीरे धीरे वो अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाते बढ़ाते आपको उठा देगी। मतलब ऐसा होगा, आपको खड़ा हो जाना होगा। ये घटना सामान्य तौर पर ट्रेन में घटित होता है। तो वही अंग्रेज किया। सबसे पहले भारत के लोग अंग्रेज को थोड़ा अधिकार दिया, तो अंग्रेज जो है भारत के लोगों का उंगली पकड़ा, फिर हाथ पकड़ा, समझिए, फिर हाथ पकड़ा, और फिर कंधा पकड़ा, फिर ठोंठी पकड़ ली। कहा अब जाओ क्या करते हो, समझ रहे हैं? तो यही चीज है। अब आपका गला कोई दबाएगा और कहेगा फलना चीज करो, चिल्ला चीज करो, तो करना ही ना पड़ेगा जी। तो वही बात अंग्रेज किया। तो लड़की की तुलना अंग्रेजों से की जा सकती है। ऐसा क्या है जी? ऐसा है ना? अच्छा ठीक है, आप लोग बड़ी बढ़िया हैं। चलिए सुनिए अब। तो यही चीज हुआ। अब आइएगा, देखिए आपको एक आंगल में सुनिएगा, ये गवर्नर जनरल वाला बात समझ आ रहे हैं। देखिए शुरुआती दौर में बंगाल का गवर्नर आया, फिर गवर्नर जनरल, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो शुरुआती दौर में अंग्रेज का बंगाल पे अधिकार था। कहां पर अधिकार था? बंगाल पर अधिकार था। तो बंगाल पर अधिकार था तो बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन बाद में जाकर के अंग्रेज आंग्ल में सूर्य युद्ध लड़ा। 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल में सूर्य युद्ध,
आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर द्वितीय 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ 1799। और मैसूर को जीत लिया। ये 4 युद्ध के माध्यम से मैसूर यानी कर्नाटक को जीत लिया। फिर अंग्रेज, इसके बाद अंग्रेज जो है आपको आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। कौन युद्ध लड़ा? आंग्ल मराठा। 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या गो आंग्ल मराठा युद्ध? 3। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1816 से 1819। इसके माध्यम से मराठा शासित क्षेत्र को जीत लिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीत लिया। फिर अन्य युद्ध लड़े, अन्य क्षेत्रों को जीता। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, नेपाल को जीत लिया। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। तो अब एक बात बताइएगा, 1799 में मैसूर को जीत लिया, 1816 में महाराष्ट्र को जीत लिया, 1816 में नेपाल को जीत लिया। युद्ध के माध्यम से अब अंग्रेज भारत के अलग अलग क्षेत्र को जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? हाँ बोलिए नो, जीत रहा है ना? तो अब अंग्रेजी कंपनी सिर्फ बंगाल तक नहीं था, बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में फैल चुका था। तो अब अंग्रेजी कंपनी के अधीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो कहा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहना उचित न है, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल का शासन जो है भारत के अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं। तो अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहिए, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल कहिए। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के अधीन जो नियुक्ति होता है, कंपनी के अधीन नियुक्ति में भेदभाव होता था। कंपनी के अधीन नियुक्ति में कौन आधार पर भेदभाव होता था? तो कंपनी के अधीन नियुक्ति में रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता था। इस एक्ट में कहा गया कि अब रंग, धर्म, लिंग, जाति, इस सब आधार पर कोई भेदभाव नहीं, इस सब आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अब कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। यानी कहा गया जैसी योग्यता वैसा पद आपको मिलेगा, जैसी योग्यता है आपके पास वैसा ही पद आपको मिलेगा, वैसा ही पद आपको मिलेगा, जैसी योग्यता वैसा पद आपको मिलेगा। तो अब एक बात बताइए, भारत के लोग काला थे, अंग्रेज लोग गोरा, तो रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब भारत के लोग भी कंपनी के अधीन कर्मचारी या अधिकारी बन सकते थे। मतलब इस एक्ट ने भारत के लोगों को कंपनी की सेवा में नियुक्त होने का अधिकार दिया। ये प्रश्न सीडीएस का पूछा हुआ है, और भी परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है, हम भी टेस्ट में देके पूछते हैं और पूछे हैं। प्रश्न ये है कि किस अधिनियम ने भारत के लोगों को कंपनी की सेवा में नियुक्त होने का अधिकार दिया? 1833। तो इस अधिनियम के तहत योग्यता को आधार बनाया गया, सब चीज
पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भेदभाव समाप्त कर दिया गया। योग्य हैं तो आप भारत के ही हैं, फिर भी आप कंपनी की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, और कंपनी की सेवा में नियुक्त होकर के आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, लेकिन मूल चीज को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी होगा तो बता दीजिएगा नो। तो ये प्रमुख विशेषता है 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों के बाद 1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ, जिसे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1853 के चार्टर